मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने सौरभ शर्मा प्रकरण में पिछोर से पूर्व विधायक की ओर इशारा करते हुए बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभी अभी मध्य प्रदेश में कुबेर का खजाना पकड़ा गया और वो कुबेर का खजाना हमारे पिछोर के पूर्व विधायक का है। प्रीतम लोधी ने पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सारी चीजों को खजाना जो है वो इकट्ठा किया। प्रीतम लोधी ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। पूर्व विधायक ने सारे माफियाओं का काम किया। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है ये पिछोर के पूर्व विधायक की है, क्योंकि सौरभ की मां उनकी दूसरी पत्नी है। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, सच्ची कार्रवाई करना चाहते हो तो हमारे पूर्व विधायक इसमें शामिल थे। सौरभ शर्मा पूर्व विधायक का दत्तक पुत्र है। अगर सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए तो सब सामने आ जाएगा। चलिए, तो क्या कुछ कहा है भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने, वो सुनाते हैं आपको। अभी अभी मध्य प्रदेश में कुबेर का खजाना पकड़ा गया है और वो कुबेर का खजाना हमारे पूर्व विधायक पिछोर का रहा है। हमारे पूर्व पिछोर के विधायक ने पूरी पिछोर विधानसभा की रेत का खजाना खाली किया था, पूरे पत्थर का खजाना खाली किया था, तेंदुपत्ते का खजाना खाली किया था, शराब का खजाना खाली किया था, छोड़ भलाई सारे चीज़ों में से पैसा निकाला था, वो इकट्ठा किया था। वो जैसे कि शराब माफिया, जैसे कि भू माफिया, जैसे पत्थर माफिया, रेत माफिया और किल्लर माफिया। सबसे बड़ा अगर मध्य प्रदेश में माफिया माना जाए तो हमारा पूर्व विधायक रहा है पिछोर का। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी, क्योंकि पहली पत्नी तो इन्होंने रखी नहीं थी, पूरी जनता को मालूम है। न इसके यहाँ बच्चे रहे थे 15-20 साल से और ना ही इनके पत्नी रही। कारण यही था उमा शर्मा। जैसे ही उमा शर्मा संपर्क में आई पूर्व विधायक के, तभी से ही इनके घर में खटपट शुरू हो गई थी। एक बार थोड़ा पूर्व विधायक से आपका तात्पर्य? आप सब लोग जानते हो, पर ऐसा क्या है कि ऐसे व्यक्ति का नाम लेना मेरा जबान पर ठीक नहीं जाता है। थोड़ा सा मेरे से पूर्व। अच्छा, ठीक है। मेरे से पूर्व वो विधायक है, नाम बदनाम है इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। जब ये उमा शर्मा इनके संपर्क में आई, ये एक डॉक्टर रहे हैं, जेल डॉक्टर, उनकी पत्नी थी। ये जेल डॉक्टर उम्र में ज़्यादा थे, ये उम्र में कम थी। तो इनका कांटेक्ट हमारे पूर्व विधायक जी से रहा और ये मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर सच्ची कार्रवाई करना चाहते हो, ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहते हो, तो इसमें हमारा पूर्व विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे उर नहर में इन्वॉल्व था, उसमें कीड़े मकोड़ों पे केस लगाए गए और मगरमच्छ और अभी ये अजगर अभी भी बाकी है उसके अंदर। मैं उसका भी प्रश्न विधानसभा में उठाया है, लगाया है प्रश्न, और जैसे नंबर पे आएगा तो मैं उस क्वेश्चन को भी उठाऊंगा। उसमें भी बड़े बड़े मगरमच्छों पे अभी प्रशासन ने हाथ नहीं डाला है। जो गहरी कमाई गरीबों की, किसानों की ये लोग खा रहे हैं, प्रशासन हमारा मुख बने दर्शक बनकर देख रहा है। इसलिए मैं आज इसको खुलासा करना चाहता हूं, सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को। ये इनके दस्तक पुत्र है। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका डीएनए टेस्ट, अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए, सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए, पूर्व विधायक, मुझसे पूर्व विधायक का टेस्ट कराया जाए, सो ये एकदम खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो प्रशासन से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि सच्चाई सामने लाई जाए, तो सच्चाई जनता के सामने।
चलिए, तो जिस तरीके से प्रीतम लोधी कह रहे हैं और बड़ा सवाल तो उन्होंने खड़ा कर ही दिया है, अब जांच एजेंसियां जांच करेंगी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा के विधायक प्रीतम लोधी खुद स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर प्रीतम जी, जो एक बड़ा सवाल आपने उठाया है, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा, जिस पूर्व विधायक का आपने जिक्र किया, दत्तक पुत्र बताया, सौरभ शर्मा का जो जिक्र पूरा आया है, इशारा किसकी तरफ है, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं आपसे। धीरे बोलना, नाम ले देंगे अभी तो विदेश भाग जाएगा, इसीलिए उसको ने अगर सुन लिया कि मेरा नाम ले जाया जा रहा है तो आपको फिर पकड़ में नहीं आएगा ये प्रशासन के में। इसीलिए प्रशासन को इसको कब्जे में लेके इसके डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो सारा खुलासे सामने आ जाएंगे इसकी। अच्छा प्रीतम जी, ठीक है, चलिए, एक बात तो आपने बता दी कि यदि नाम ले लिया तो भाग जाएंगे। ये एक बड़ा, एक और मुझे लगता है सवाल जैसा है कि सही बात है, प्रशासन और जांच एजेंसियों को देखना चाहिए, क्योंकि आपने भी कहा तो यूं ही नहीं कहा होगा। लेकिन एक मुख्य सवाल है इस पूरे घटनाक्रम में, ये जो सोना मिला, ये जो कैश मिला, ये मुझे लगता है भोपाल या मध्य प्रदेश तक नहीं, देश की सुर्खियां बनाए। सबसे बड़ा फोकस है कि आखिर किसका। आपने तो उसका खुलासा ही जैसे कर दिया कि किसका। अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होनी है। लेकिन एक बात बताइए, क्या अकेले जिस तरीके से नाम सौरभ शर्मा का आ रहा है, आपको मैंने सुना, आपने पहले भी कहा, बड़े बड़े मगरमच्छ और बाकी चीजें इसके पीछे हैं, कितना वक्त उनको सामने लाने में लगेगा? किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने भी पिछली सरकारों को लेकर बहुत सारे नामों का खुलासा किया। देखिए, मैंने आपको इसमें भी बताया है, एक और नहर में किसानों का कम से कम 25-30 करोड़ रुपया खाया है, उसमें भी इनने कलेक्टेड में कागजों में रिकॉर्ड में आग लगा दी थी। उस आग के प्रकरण में 2-3 लोग जेल में हैं, लेकिन उनने अभी मुंह नहीं खुला है अपना। अगर वो अगर मुंह खोल देंगे वो, तो यानी मान के चलना कि उनकी हत्या भी हो सकती है। ऐसा भी है, जमानत पर वो बाहर नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं वो कि अगर हमने खुलासा कर दिया, क्योंकि जिस 30 साल से जो यहाँ पर राज कर रहा था कांग्रेस के विधायक के तौर पे, ये सारी चीजों में लिप्त है। ये व्यक्ति के बहुत बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति है ये। अगर इससे किसी ने भी थोड़ा सा भी अगर मुंह खोल दिया तो इसने हत्या करवा दी है। इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं। एक हाई कोर्ट में मर्डर सबसे पहले इसी व्यक्तियों ने किया था। इस जेल में भी रहे हैं ये जेल में रहे हैं जब ही उमा शर्मा का पति जेल में डॉक्टर था, वहीं से ही ये गठर शुरू हुआ है इलू हिलू का। तो जब से ही इनका आपस में कांटेक्ट हुए हैं, तभी से इनके घर में भी कलेश फैल गया था। और उसी कलेश से इनकी धर्मपत्नी वगैरह सब बाहर रहने लगी थी। 20 साल हो गए मेरा ख्याल है कि इनके पत्नी से आना जाना भी बंद हो गया था। बस इनने फिर उसी को ही अपना सब कुछ मान लिया था, और मानकर पूरे इनकी धनराशि, जैसे कि रेत की पूरी धनराशि, जैसे कि पत्थर की, तेंदुपत्ते की, शराब की, नाकों की, रोडों की, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी पिछोर विधानसभा में कमाई का जो जरिया था, वो पूरा जरिया सौरभ शर्मा जी के हाथों में जाता था। आप सोचिए कि 5 साल जो व्यक्ति आरक्षक रहा होगा, इतनी कमाई आरक्षक कितनी रोज की होगी, तो भी 5 साल में पूरी नहीं कर सकता है। जेल का डॉक्टर, और ये परिवहन में इनको नौकरी मिली, अपन ये बोलते हैं ना, उसमें मिलती है इनको। जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो सरकारी नौकरी को पदस्थ किया जाता है, अनुकंपा नियुक्ति। तो हालांकि डॉक्टरों में ही अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए, लेकिन इसकी कायम हुई परिवहन में। तो इसको ही रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए कि ये किसने करवाई है, किसके माध्यम से हुई है, इसमें सिफारिश किसकी लगी है। तो ये सारी चीजें अगर शासन, हमारा प्रशासन और चाहेगा तो ये सारे तत्व निकाल लेगा, और सारे तत्व का 100 बात की एक बात निकलेगी, पूरा विधायक। चलिए, मुझे लगता है ऐसा प्रीतम जी, बहुत सारी बातों को तो आपने स्पष्ट कर दिया। दिग्विजय सिंह बहुत ज्यादा मुझे लगता है उत्सुक हैं। उत्सुक मैं इसलिए बोल रही हूं, बेबाकी से बहुत सारे बयानबाजी वो कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उनके बयान को किस तरह से लेते हैं आप? अब देखिए, उनके बयान पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं,
मैं तो केवल जो जो कारनामे हुए हैं, जो जो यहाँ के विधायक ने जो किए हैं, वो पूरे सामने आना चाहिए जनता की, ताकि जनता को तो मालूम पड़े ना कि इनने 30 साल में क्या क्या कर्म किए हैं इन लोगों ने, कि इसके से गरीबों का पैसा और कुबेर का खजाना कैसे बना है, ये चीज सारी सामने आना चाहिए। मैं तो ईडी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बड़ी बारीकी से जांच की जाए इसकी, तो एक एक चीज सामने आ जाएगी। ठीक है, आपने एक बात बहुत अच्छी कही प्रीतम जी कि एक आरक्षक के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है। आप पूरी लिंक जो आपने हमें बताई है उस सारी चीजों को मैं मानती हूं, समझती हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने पूर्व विधायक के लिए कहा कि कुबेर का वो जो खजाना है वो पूर्व विधायक का है, सौरभ शर्मा को उनका दत्तक पुत्र बता रहे हैं, तो जो पूर्व विधायक हैं क्या उनके पास भी इतना निकल सकता है या उनका हो सकता है? क्योंकि जो सोने की क्वांटिटी है, जो कैश है, वो बहुत ज्यादा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इससे भी ज्यादा निकलेगा अगर एडी अगर छापे दे। इनकी कनाडा तक इनके कारोबार चल रहे हैं, इनके सऊदी अरब तक, कुवैत तक इनके वो चल रहे हैं कारोबार, इनके बॉम्बे में, गोवा में भी इनके कारोबार चल रहे हैं। इनके कारोबारों को निकाला जाए ना, इनके कितने कारोबार चल रहे हैं उन पे भी नजर डाली जाए। ईडी से मैं यही आग्रह भी करूंगा, पत्र भी लिखूंगा मैं, और इसको क्वेश्चन भी उठाऊंगा मैं कि इन सब की जांच की जाए, इनके कारोबार कहाँ चल रहे हैं और किस किस धंधे जो कि होटल के में तब्दील है, कईयों जगह फैक्ट्रियों में तब्दील है, ये सारे निकाल के लाए जाए। शायद है, मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश में इतना पैसा किसी पर नहीं निकलेगा जो कि हमारे पूरे विधायक जी पे निकलेगा पैसा। चलिए, ये तो और बड़ी बात हो गई कि मतलब जाहिर तौर पर इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा जितना पिछोर के पूर्व विधायक के पास है, और कुबेर का खजाना उन्हीं का है, ये प्रीतम जी कह रहे हैं। प्रीतम जी बने रहेगा हमारे साथ। एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, ये तो बड़ा खुलासा है। प्रीतम जी को भी आपने सुना, वो खुद हमारे साथ जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न था कि क्या जो पूर्व विधायक है उनके पास इतना खजाना हो सकता है, तो उन्होंने कहा है पूरे उनके सारे कारोबार को निकालिए, जड़ें सिर्फ यहां तक नहीं है, विदेशों तक है। हम भी इस चर्चा में थे, बहुत सारे माध्यमों को हमने छोड़ा था, तो बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है अरविंद जी, दिग्विजय सिंह के बयान के बहुत मायने हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लगातार कहते ही चले जा रहे हैं। देखिए राखी, साफ तौर पर देखा जाए कि दिग्विजय सिंह का जो बयान आया था वो इतना बचपना और बचकाना बयान था कि उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए एक राष्ट्रीय लेवल का नेता है वो, और एक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं और 10 साल रहे हैं। बड़ी बात यह है, इसके साथ साथ बराबर राज्यसभा सदस्य भी रहे। हालांकि वो इसके बाद कोई भी चुनाव नहीं जीते, या उन्हें क्या कह सकते हैं कि खुद पर इतना शायद भरोसा ना हो कि वो जीत पाए। साफ तौर पर देखा जाए कि उनका जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने कहा कि RTE ये तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बारे में जब वो खुलासा कर रहे हैं, जबकि उनका जो स्तर है वो कम से कम, बता रहा हूं मैं आपको, ये कम से कम देखा जाए तो उन्हें एक PS लेवल के अधिकारी की बात करना चाहिए, एक सेंट्रल के किसी अधिकारी की बात करना चाहिए, मतलब IAS IPS लेवल के अधिकारी की उन्हें बात करना चाहिए। एक वो तृतीय श्रेणी कर्मचारी की बात कर रहे हैं कि RTO को देखो, RTE को देखो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सवाल साफ से ये है कि वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय परिवहन विभाग भी होगा, और जो कमियां आज बताई जा रही हैं उस समय भी रही होंगी, तो इन्होंने दूर क्यों नहीं की? हालांकि फिर भी अगर बात करें तो 1.5 साल इनकी खुद की सरकार यहाँ पर रही है, ये कांग्रेस की सरकार रही है, तब उन्हें ये बहुत सारे जो भी यहाँ पर ये परिवहन विभाग का जो गोरखधंधा वो बता रहे हैं, तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिग्विजय सिंह का जो बयान इस समय आया है वो राजनीतिक अपनी जो जमीन उनकी खिसक गई है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें वो मीडिया की सुर्खियां बनना चाहते हैं। आप इसके बाद अंदाजा लगाइए, जिस बात दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, तो उनके इस बयान को छोटे मोटे यूट्यूब चैनल अगर छोड़ दिए जाएं तो किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं, ना ही किसी ने प्रकाशित किया, क्योंकि साफ तौर पर सभी को पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और पहले ये क्या करते थे, ट्वीट करते थे तो उस अखबार की सुर्खियां बन जाते थे, मीडिया की सुर्खियां बन जाया करता था। लेकिन जब से उन्होंने ये बयानबाजी करना शुरू किया तो लोगों ने अब उन्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया। उनका कहना साफ तौर पर यही है, क्योंकि हम बराबर फील्ड में रहते हो, समझते भी हैं कि वो जब भी कोई बयानबाजी करते हैं तो उसमें कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होते, सिर्फ एक लाए उनने बोल दिया और बात खत्म हो गई, यानी कि वो चर्चा में बना
बने रहना चाहते हैं। और अगर उनका पूरा जीवन देखा जाए तो पूरा जीवन आप उठा के देख लीजिए, हमेशा चर्चाओं में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए जो समाज हित में और बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। लोग उन्हें, कुछ लोग ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं अपना आदर्श मानते होंगे, और जब आदर्श ही ऐसे उल्टे सीधे और ये ऐसे काम करने लगे तो कहीं ना कहीं मन भ्रमित होता ही है। लेकिन दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए, इतनी उनकी उम्र हो गई है। एक हम आपको छोटी सी बात बताते हैं कि ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय किसी एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया था, तो ये उसे मारने के लिए खड़े हो गए। जब कल्पना करिए, कोई सवाल पूछना गलत तो नहीं होता, तो वो भी एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल के बड़े पत्रकार थे जिन्होंने सवाल पूछा। अरविंद जी, क्योंकि हमारे साथ प्रीतम जी लगातार जुड़े हुए हैं, यदि आप भी उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत गंभीर विषय है, उन्होंने बहुत बेबाकी से तमाम चीजों को रखा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी प्रीतम जी, हम आपको बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। जब आपका छात्र जीवन से लेके जब आप सरपंच थे, आप इसके बाद पार्षद बने, आपके परिवार में बना, तो साफ तौर पर हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि सौरभ शर्मा को आप निजी तौर पर जानते हैं? जी, प्रीतम जी आपसे मैं तो आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि 30 साल पहले पूर्व विधायक पर एक पुरानी एचडी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उस पर तेल डालने को पैसा नहीं होता था, टूटी फटी लिए घूमते थे, और 30 साल में इतना पैसा कहां से आया, इस पर भी तो गौर करें। एक सवाल और भी है आपसे प्रीतम जी, अभी एक और खुलासा हुआ है कि 36, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रीतम जी? हाँ बोलिए। हाँ, एक सवाल, अभी एक खुलासा और हुआ है कि एक जो जांच एजेंसियों ने पता किया है कि छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने राजेश शर्मा को लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए नगद दिया था और कुछ साथ सोना भी दिया था, वो ही साथ जो पैसा बरामद हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो पैसा जो मिला है कार में, सोना मिला भी किसी का स्पष्ट नहीं है, तो वो पैसा किसका हो सकता है? सवाल ये है, जो सोना मिला है कार में वो किसका हो सकता है? देखिए, ये इतनी तो मेरे को जानकारी इसकी नहीं है, कार में किसको सोना मिला है, किसका मिला है। मेरे को इनकी यहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, उनकी पूरी जानकारी है कि जो व्यक्ति 30 साल पहले मोटरसाइकिल में टूटी जावा में एसडी गाड़ी में तेल नहीं डाल पाता था, मांग मांग के तेल डालते थे, वो आज एक लूजर गाड़ी, वो भी आज किसानों की उर्न नहर के कारण उनको गिफ्ट में दी गई है, जहां कोई साइकिल नहीं देता है। तो सोचिए, इतने बड़े विधायक के सफर में तय की जाए 30 साल का सफर, उस सफर में इतना कुबेर का खजाना कैसे आया, कहां से आया, ये एडी को मालूम करना चाहिए, आप लोगों को भी मालूम करना चाहिए। आपको तीसरा स्तंभ माना जाता है, आप देश के तीसरे स्तंभ हो, आप लोगों को भी तो इस पर जानकारी लेना चाहिए कि भाई एकदम इतना पैसा कहां से बन बैठा, कहां से आ गया, बिल्कुल लगातार वही तो प्रीतम जी, उसी पर तो नजरें हैं, उसी पर अपडेट चल रहा है कि आखिरकार किसका, और आपने हमारी थोड़ी सी राह आसान करी है। मुझे लगता है आपने वो राह को थोड़ा आसान किया है जांच एजेंसियों के लिए भी और मीडिया के लिए भी, कि कहीं ना कहीं ये पूर्व विधायक का है, तो वहां तक तो कड़ी देखिए जाना बिल्कुल मुझे लगता है तय सी ही हो गई है। अरे आप अंदर घुसिए, खजाना ही खजाना मिलेगा, इसमें अपार खजाना मिलेगा, घुसिए तो सही आप जरा। बिल्कुल, आपने आज कहा सर, और वाकई में इसकी तफ्तीश में जाएंगे। मैंने तभी तो कहा, दिशा तो आपने नई दिखा ही दी है कि ये कुबेर का खजाना आखिरकार है किसका। चलिए बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें, न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनाने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बड़ा खुलासा हो गया, उन्होंने तो पूरी राह ही दिखा दी कि आप जाइए तो एक बार एंटर तो होइए उस गली में, उस दिशा में, आपको पता ही चल जाएगा कि आखिर कौन इसके पीछे है। और क्योंकि सबसे बड़ी सुर्खियां यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो कुबेर का खजाना किसका। प्रीतम लोधी जी साफ तौर पर कह रहे हैं पूर्व विधायक का, और वो दिशा भी हमें दिखा रहे हैं कि कहां कहां से आप पता कर लीजिए। तो क्या माना जाए कि कुछ जो है इसके पीछे बहुत सारी चीजें हमको अब मिल जाएंगी? देखिए, पिछोर के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम सिंह लोधी, उन्होंने जो आज बयानबाजी की है और जो जानकारियां दी है, जांच एजेंसियों ने उनको अपने संज्ञान में लिया है। और न केवल प्रीतम लोधी के बयान को संज्ञान में लिया है, बल्कि उस पर काम भी शुरू हो गया है। और जहां तक बात करें पूर्व विधायक जो पिछोर के थे, जिनको लेके उन्होंने कहा है कि सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट तक करवाया जाए तो भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो प्रीतम सिंह लोधी के जो बयान को पूरी तरह से जांच एजेंसियों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। और न केवल सोने की या फिर
जितना पैसा सौरभ शर्मा के यहाँ भोपाल में और दूसरी जगहों पर ठिकानों पर मिला है उसकी भी जांच अभी शुरू कर दी है। ईडी भी इस मामले की पूरी जांच कर रहा है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के सामने सवाल खड़ा है कि 52 किलो सोना जो भोपाल के मेंडोरी में मिला वो किसका था, क्योंकि पूरे लोगों में, आम लोगों में, आम जनता में और सभी में जिज्ञासा ये है कि 52 किलो सोना कोई भी छोड़ के नहीं जाता। और कुछ सराफा व्यापारियों से हमने जब बात की तो आजकल सराफे की जो रिटेल की दुकानें उनमें भी ऑन डिमांड सप्लाई होती है। गोल्ड खरीदना 70, 72, 75 हजार के ऊपर भाव चल रहा है 1 तोले का, तो लोगों ने कम कर दिया और 52 किलो सोना सराफे में भी किसी दुकान में शायद ही मिलता हो। तो अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है और भोपाल पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि सबसे पहले अगर भोपाल पुलिस आई थी तो इतना सोना वहां होने की जानकारी उसने इनकम टैक्स को क्यों दी? क्या पुलिस को मालूम था कि इस गाड़ी में सोना है? तो ये तमाम तरह के सवाल अभी भी खड़े हैं। लेकिन प्रीतम सिंह लोधी के जो बयान में जितने भी उन्होंने क्वेश्चन रेस किए उसको जांच एजेंसियों ने अपने संज्ञान में ले लिया। और जहां तक पिछोर के पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं, वो पत्थर माफिया, पत्थर खनन में माफिया के रूप में वहां जाने जाते हैं, न केवल भोपाल में या मध्य प्रदेश में, बाकी पूरे भारत में उस क्षेत्र का पत्थर सप्लाई होता है और उनका नाम वहां पहले भी कई मामलों में आ चुका है। इसके अलावा जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे वो भी पत्थर माफिया से साठगांठ के लिए वहां पहचाने जाते हैं। तो प्रीतम सिंह लोधी के जो बयान है उनको जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में लिया है। और अब हालांकि सौरभ शर्मा जो आरटीओ का पूर्व आरक्षक है वो अभी फरार है, वो दुबई में या कहाँ है इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल प्रीतम सिंह लोधी ने जो बातें कही है उससे पूर्व विधायक और उनके संबंधी और उनसे करीबी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल, चलिए अनिरुद्ध जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो कड़ियां अब निकल कर आ रही हैं और एक और ये जो बड़ा खुलासा सामने आया है, ये जांच एजेंसियों को तय करना है वो आगे किस तरह से जांच करती हैं। लेकिन जिस तरह से प्रीतम लोधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस पूरे मामले में चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो आखिरकार अभी तक सवाल बना हुआ था कि कुबेर का खजाना किसका, अब उसका एक उत्तर आता हुआ दिख रहा है। कुबेर का खजाना पिछोर के पूर्व विधायक का, और भी कड़ियां खुल गई हैं। लेकिन जब तक जांच एजेंसियां ना इसमें चली जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रीतम जी, एक बात है, सौरभ शर्मा को लेके ये भी कहा जा रहा था, देखिए उस चीज से मैं इत्तेफाक बिल्कुल रखती हूं कि एक आरक्षक कहां से इतनी चीजों को ले आएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा के और भी बिजनेस थे, उनके और भी टाई अप्स हैं, वो और भी चीजों का काम करते हैं। तो कैसे ही, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ वो सारी चीजें वो लिपते हैं ये वो, लेकिन हमें सारे पहलू पर जाना पड़ेगा। 100 बात की एक बात, 100 पॉइंट का एक पॉइंट, एक जगह जाइए सारे रास्ते खुले मिलेंगे आपको। मतलब जब तक उनका डीएनए टेस्ट नहीं करवा लेंगे आप, तब तक नहीं मानेंगे, और आपको लगता है ये हो जाए? मतलब आप इसी इंतजार में हैं, जब तक आप उनका डीएनए टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक आप यही कहेंगे 100 बात की एक बात, 100 पॉइंट का एक पॉइंट, 100 दिशाओं की एक दिशा, वहां जाइए, मतलब उसी जगह पे जाना है और कुछ नहीं कहना है। ठीक है, बड़ा बयान है, यदि आपने कहा है तो जाहिर तौर पे उसके पीछे कुछ होगा। मैं एक बार फिर से अनिरुद्ध जी आप ही के पास लौट रही हूं और बड़ा सवाल के साथ कि प्रीतम लोधी जी का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने साफ कह दिया जो भी आपको करना है, जैसा भी करना है, एक दिशा दी गई है, आप पहले जाइए, लेकिन इन पहलुओं को हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने टाई अप्स भी बताए हैं यहां से लेके विदेशों तक के, कि आप सारी चीजों के कनेक्शन निकालिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस चीज से हमें भी इत्तेफाक रखना होगा और हमने माना भी था कि क्या एक अकेले सौरभ शर्मा के पास, एक आरक्षक के पास इतनी चीजें हो सकती हैं? जाहिर तौर पर इसके पीछे बहुत लोग होंगे, ये जांच का विषय था, लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे एक पूर्व विधायक का नाम लेकर या वो दिशा दिखाकर सब कुछ साफ किया है। अब अनिरुद्ध, बड़ा सवाल, और भी उनकी साइड बिजनेस थे, और भी चीजों में वो काम करते थे, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार काम कर रही है और उसके बाद ये चीजें आई हैं, तो बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या अब जो है अगला एक स्टेप इसमें आगे क्या हो सकता है? कुछ कहना चाह रहे हैं अनिरुद्ध जी, जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, प्रीतम जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए प्रीतम जी। मैं ये कह रहा हूं तो जमीनें ही इतनी हैं ग्वालियर में इनकी कि अरबों रुपए की तो जमीनें ही खरीद के पड़ी हुई हैं। उन पहले स्टार्टिंग वहीं से ही करते हैं आप, कितनी जमीनें हैं, कितने गार्डन बने हुए हैं, और ये यहां से ही शुरू कर दोगे, सो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक और दिशा है। अच्छा प्रीतम जी, ऐसा कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जो सौरभ शर्मा है उनका मछली का व्यवसाय भी है, काफी ट्रक्स उनके आते जाते हैं, आपको जानकारी होगी यदि आप उनको जानते हैं? ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो बहुत हल्की छोटी बात है। मतलब ट्रक की मछली छोटी है, पीछे बहुत बड़ी मछली है।
क्या बात कही आपने। बहुत बड़ी मछली है, ठीक है। बंगर बहुत बड़ी मछली है। और वो जो बड़ी मछली है वो उन पे पूर्व हाथ विधायक डालिए। है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी यस। चलिए प्रीतम जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस नई एक लाइन, नई दिशा को भी सामने रखने के लिए। इसमें जाएगा मीडिया, क्योंकि आपने कहा जाना चाहिए। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान और न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनाने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, क्योंकि सवाल मेरा आपसे था, चर्चा आपके साथ चल रही थी, प्रीतम लोधी जी हमारे साथ इतना लंबा वक्त जुड़े और एक बात कहकर गए हैं, 100 बातों की एक बात उन्होंने कहा, इस दिशा में आप चले जाइए, सब कुछ साफ हो जाएगा, उन्होंने कहा। और जो एक मछली व्यवसाय की बात निकली सौरभ शर्मा की, उसको लेकर भी वो कह के गए हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके पीछे बहुत बड़ी मछलियां हैं। तो जो ये इंडिकेट करती हैं कि इसके पीछे बात तो है। और वाकई में देखिए, भाजपा के वो विधायक हैं, यदि वो कोई आरोप लगा रहे हैं या उनका कोई बयान आ रहा है, मुझे लगता है उसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। ऐसे ही क्यों किसी के लिए कुछ भी कह दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा हमने आपको बताया कि प्रीतम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के पिछोर से विधायक है, उनकी सारी बातों को लेके जांच एजेंसियों ने जांच शुरू भी कर दी है। और जहां तक बात करें सौरभ शर्मा की, तो कल ही ईडी ने छापा मारा था सौरभ शर्मा के यहाँ, 2 दिन तक लगभग कार्रवाई चली और ईडी को वहां से कई बड़े अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें मछली के ठेके के दस्तावेज भी शामिल हैं। तो प्रीतम सिंह लोधी की बात में तो वहां से जो दस्तावेज मिले उस पर पहले ही मोहर लग चुकी है और प्रीतम सिंह ने अपनी बात कह के उसको और पुख्ता बना दिया है। और जहां तक बात करें तो इस वक्त जांच एजेंसियां जो सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी के आसपास के संपर्क हैं और उसके करीबियों पे भी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं कि ये पैसा कहां कहां ट्रांसफर हुआ। इंदौर की भी बात सामने आ रही है, जबलपुर की बात सामने आ रही है, जबलपुर में सौरभ शर्मा के रिश्तेदार रहते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, सारी बिंदुओं पे जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पे अभी फिलहाल जब से है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, आम लोगों ने भी शक करना छोड़ दिया है। कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर होती हैं, तो जांच एजेंसियां, खासकर जो सेंट्रल की जांच एजेंसियां हैं, वो ऐसा आम जनता का मानना है कि पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं और लगभग 99% मामले में वो तह तक पहुंची है और सही लोगों पे उसने कार्रवाई की है। तो यहाँ भी जो जांच एजेंसियां, खासकर जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, वो बिल्कुल सही निष्कर्ष पे निकलेंगी, ऐसा लोगों का मानना है। और जहां तक बात करें तो अभी भी जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा के जो आरटीओ विभाग का पूर्व आरक्षक था, उसके अरेरा कॉलोनी में जितने लोगों से संबंध थे, उनमें से आधे से ज्यादा लोग अपने घर पे नहीं हैं। कुछ लोगों ने वहां पूछताछ करने की भी कोशिश की, यहां तक कि सौरभ शर्मा जिस लाइन में रहते थे, E7 का वो पूरा इलाका है, काफी पॉश इलाका है, उसके आसपास के लोग भी उसके बारे में कोई भी जानकारी देने से डर रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कितना खौफ है कि सौरभ शर्मा के बारे में अगर कोई भी बात करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो अब ये जांच एजेंसियों पे पूरा निर्भर करता है कि वो किस तरह अपनी आगे जांच बढ़ाती है। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी सामने हैं और उनकी खुद की जांच भी सबसे पुख्ता जांच है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि 52 किलो सोना जो मैंडोरी में मिला था वो किसका है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने अभी तक इस पर खुलासा नहीं किया। अब ये पब्लिक परसेप्शन भी बन गया है कि इतना सोना कौन छोड़ के गया, ये सोना किसका है। सौरभ शर्मा के वकील भी कह चुके हैं कि ये सोना सौरभ शर्मा का नहीं है। चेतन सिंह गौर की गाड़ी में ये सोना छोड़ने की बात आ रही है, वो गाड़ी भी सौरभ शर्मा की नहीं है। तो बड़ा सवाल अभी भी भोपाल में यही बना है कि ऐसे कैसे कोई 52 किलो सोना छोड़ेगा। और ये 52 किलो सोना जिस जंगल में मिला या जिस फार्म हाउस के में मिला, उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची और जांच एजेंसियां भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि भोपाल के मैंडोरी के फार्म हाउस के बाहर जो 52 किलो सोना मिला वो किसका सोना है। बिल्कुल, चलिए अनिरुद्ध जी बने रहिएगा और सीधे रुख करूंगी मैं अरविंद जी आपके पास। मुझे लगता है एक बात प्रीतम जी और कहते हुए गए हैं अरविंद जी, उन्होंने बहुत साफ कोई से कहा है कि ग्वालियर में कई सारी जमीनें हैं, आप जमीनों से जांच शुरू करवा दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि और क्या क्या उसके पीछे के लिंकअप्स हैं। राखी, साफ तौर पर अब सौरभ शर्मा जो इस समय पूरे प्रदेश की सुर्खियां बना हुआ है, यानी कि देश की सुर्खियां बना हुआ है, उसके बारे में कुछ तथ्य जरूर हम यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से महादेव सट्टाएप हो, सौरभ चंद्रावर हो,
चेतन गौर हो, राजेश शर्मा हो, त्रिशूल आटा हो, लिंक छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हों, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सौरभ शर्मा को ये कह रही है कि ये पैसा जो आरोप लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से कहा गया है कि आप आरटीओ को बात कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। तो सौरभ शर्मा के बारे में सबसे पहले जानने की ये बहुत ज़रूरत है कि सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में आया कब। 2016 में उस समय भाजपा सरकार थी, वो मंत्री कौन थे सभी को पता है, भूपेंद्र सिंह जी थे परिवहन मंत्री। जब उनका सिलेक्शन हुआ, सौरभ शर्मा के पिता की देहांत के बाद जो उनकी अनुकंपा नियुक्ति हुई है वो स्वास्थ्य विभाग में होनी थी, हुई कहाँ? परिवहन विभाग में। आप एक कल्पना करिए कि सौरभ शर्मा के लिंक पहले से ही वो ऐसे थे कि वो कोई भी सेटिंग अपने आराम से करके वो कुछ ना कुछ कर लेता था। अब बात करते हैं ग्वालियर की, क्योंकि जिस तरीके से जो महादेव सट्टा ऐप की हम बात करें तो जो सौरभ चंद्रावर है उसके लिंक ग्वालियर से भी हैं, उसके लिंक इंदौर से भी हैं, उसके लिंक छत्तीसगढ़ से भी हैं। तो सब चूंकि जब सौरभ शर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ और इसके बाद जब परिवहन विभाग में वो आया तो 3 से 4 साल तो उसने बड़ी अच्छी नौकरी की और वहीं से उसने सेटिंग जमानी अपनी शुरू कर दी। इसके बाद 2022 में उसने इस्तीफा देकर बीआरएस देकर वो अपनी दलाली के काम में लग गया। उसे अच्छे से पता था कि ये दलाली ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, तो उसने अपने दूसरे व्यवसाय करना शुरू कर दिए। क्या लगता है आपको कि 2 साल में ही वो यहाँ धनकुबेर बन गया होगा? उसने जो पैसा 2016 से लेकर 2020 तक कमाया तो उसने प्रॉपर्टियों में लगाया। प्रीतम लोधी का जो आरोप है बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूं, मैं प्रीतम लोधी को निजी तौर पर जानता हूं। और सौरभ शर्मा के बारे में हमने सुना था कि एक आरक्षक है, वो उसके पास इतना पैसा है कि कोई भी ज़मीन वहाँ से खरीद लेता है। वो ग्वालियर की जो ज़मीन महंगी हुई है उसका सीधा सा कारण ये था कि वहाँ चिटफंड कंपनियाँ सबसे ज़्यादा थी, तो उन्होंने ज़मीन महंगी कर दी। चिटफंड कंपनियों का वो 2012 और 13 में कम हुआ, सारी चिटफंड कंपनियां बंद हुई। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जो माफिया आ गए, भू माफिया आ गए, उन्होंने वहाँ के रेट बढ़ा दिए। आप देखेंगे भोपाल से ज़्यादा महंगी ज़मीन इस समय ग्वालियर में है और मुरैना में और भिंड में। उसका कारण यही है कि कुछ भू माफिया यहाँ से वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस ज़मीन को महंगा कर दिया और महंगे दामों में खरीदना शुरू कर दिया। तो प्रीतम लोधी का जो आरोप है कि आप ग्वालियर में कई ऐसी जगह हैं जो सौरभ शर्मा और उसके परिजनों के पास है, तो साफ तौर पर ये जो रजिस्ट्री हुई है वो 2016 से लेकर 20 तक में जो सेटिंग सौरभ शर्मा ने की उसकी हुई रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सीधा बात यहाँ की जाए कि जो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा, बयान होता है। आज दिग्विजय सिंह को बयान को सही माना जाए या प्रीतम लोधी के बयान को सही माना जाए। केपी सिंह के बारे में हम आपको और बता दें, केपी सिंह का रसूख इतना बड़ा है कि उनके लिए आबकारी नीति बदलनी पड़ी। आप कल्पना करिए इस बात को, ये बात बड़ी प्रमुखता से मैं कह रहा हूँ कि केपी सिंह जो शराब के एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वो जिस समय वो जिले में पूरा शराब जो बेची जाती थी उसमें एक नियम होता था, एकल दुकानों की प्रथा नहीं थी, एक एजेंसियां होती थी, वो पूरी जिले का ठेका ले लेती और फिर वो शराब बिकवाती थी। शिवराज सिंह चौहान ने केपी सिंह को तोड़ने के लिए जो आबकारी नीति बदली, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाता था कि चंबल अंचल में केपी सिंह का इतना दबदबा था कि उनकी बिना मर्जी के कोई भी शराब के टेंडर नहीं होते थे। जिस तरीके से इन्होंने प्रीतम लोधी ने कहा है कि पहले वो एसडी मोटरसाइकिल थी और 20-25 साल में वो धनकुबेर बन गया, तो बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से एक सत्ता दल के विधायक ने आरोप लगा रहे हैं उन पर, तो जांच एजेंसियों को समझना है और जांच एजेंसियों शायद इनके जो बयान को संज्ञान में लिया होगा कि प्रीतम लोधी का बयान एकदम उसे कहीं किसी पल्ले में नहीं झाड़ सकते। प्रीतम लोधी को बयान बड़े प्रमुखता से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सत्ता दल का विधायक है और आरोप लगा रहा है, तो उस पर कहीं नहीं कोई बात रही होगी। अब हम बात करते हैं सौरभ शर्मा की, जैसे कि अपने आपने देखा होगा, राखी अपने 3 दिन पहले जब खबर ये प्रसारित की थी और वहाँ भी आगाह किया था कि ये पैसा परिवहन का हो ही नहीं सकता। उसका सीधा सा कारण हमने ये बताया था कि इतना पैसा एक आरक्षक के पास नहीं होगा। आरक्षक होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, फिर आरटीई होता है, फिर उसके ऊपर डीएसपी होता है, फिर उस पर एसपी, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसके अगर आप एक आरक्षक के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिलती है तो आप कल्पना करिए कि ऊपर अधिकारी के पास कितना पैसा होगा। तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो बड़ा तिकड़मी था और तिकड़मी चूंकि ये शब्द होता है हमारे यहाँ, जो अगर हम बोले क्षेत्रीय भाषा में, तो उसका साफ तौर पर वो इतना सेटर था कि वो कहीं ना कहीं किसी भी सेटिंग के तहत उसने इतनी प्रॉपर्टी अर्जित की और प्रॉपर्टी अर्जित करने के बाद अपने उस पैसे को दूसरे व्यवसाय में लगाया। यही वजह है कि जो आज जो बड़ा खुलासा हुआ है, कल देर रात खुलासा हुआ है कि 25 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी ने राजेश शर्मा को दिए थे, जो त्रिशूल बिल्डर वाले हैं, उन्हें दिया था। और वो पैसा हो सकता है कि मैं ये स्वदेश न्यूज़ इसकी बिल्कुल इस खबर की बिल्कुल प्रमाणित नहीं करता कि पैसा किसका है, लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे
पूरे इस मामले को लगभग आज देखा जाए तो लगभग 10 या 12 दिन हो गए हैं। 17 तारीख से जो छापे पड़ने शुरू हुए, हमें उस पर गौर करना पड़ेगा। 17 दिसंबर को छापा पड़ा, 18 दिसंबर को छापा पड़ा और इसके बाद 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर में लोकायुक्त की टीम पहुंची। तो ये पूरा मामला देखेंगे आपकी बस सूत्र जो जांच एजेंसियां हैं वो सूत्र बराबर निकालती चली जा रही हैं और धीरे धीरे करके वो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं कि जो मंडोरी में सोना बरामद हुआ वो किसका है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जब ईडी की इसमें एंट्री हो गई तो ईडी ने लोकायुक्त पर भी सवाल खड़े किए हैं कि उस समय वो क्या कर रहे थे। कार पूरे शहर में घूमती रही और इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा की कार हो सकती है, किसी ने कहा सौरभ शर्मा की कार नहीं हो सकती, किसी ने कहा राजेश शर्मा की कार हो सकती है, किसी ने कहा कि जो महादेव ऐप वाले लोग हैं उनकी कार हो सकती है, सट्टे का पैसा हो सकता है, किसी ने कहा जुए का पैसा हो सकता है। सवाल ये है कि अभी भी कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। उसी बीच में दिग्विजय सिंह की एंट्री हो जाती है। तो ये आए, उन्होंने कह दिया साहब ये आप आरटीयू को गिरफ्तार कर लीजिए, आप फला को कर लीजिए। हालांकि उन्हें जिस अधिवक्ता के खिलाफ उन्होंने कहा था कि आप उनसे बात करिए, उन्होंने दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ का नोटिस दिया है और कहा है कि भैया आप स्पष्ट करें 30 दिन में कि आपने हमारा नाम कैसे लिया और ये स्पष्ट करें कि आपको कहां से प्रमाण मिले कि हमारी कोई भी उसमें संलिप्तता इस पूरे सौरभ शर्मा मामले में है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिग्विजय सिंह का बयान आया था वो अपने बयानों से खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि 30 दिन तक नोटिस के बाद दिग्विजय सिंह कौन सा बयान देते हैं। हालांकि वो उनका जो पूरा चरित्र रहा है वो हमेशा संदिग्ध रहा है। आप देखेंगे चाहे उनका निजी जीवन हो चाहे उनका राजनीतिक जीवन हो, दोनों में उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया है जो सामाजिक हित में कहीं भी ठीक नहीं था। हालांकि उनका निजी जीवन है, इससे हमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बराबर उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से राजनीतिक चलते पूरे अगर पार्टी की बात करें तो 2003 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। उसका सीधा एक बार सरकार बनी, बड़ी मुश्किल से संकट दूर हुआ पार्टी का, और तो वो उसमें भी इनकी कहीं ना कहीं सहभागिता है कि जी बराबर कमलनाथ को गुमराह करते रहे। और आज स्थिति यह बनी कि अब स्थितियां इतनी खराब है कांग्रेस की कि दोबारा आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल इतना ज्यादा टूट गया है। और उसका सीधा सा कारण है कि जिस तरीके से हमारा कोई सीनियर अगर इस तरह बयानबाजी करता है तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटना जायज होता है। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है अनिरुद्ध जी, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे। कहते हैं ना कि बयानों की भरमार है, बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन कौन जिम्मेदार है ये सवाल अभी भी प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है। अब प्रीतम लोधी का जो बयान है, उन्होंने जिस दिशा की तरफ इशारा किया है उस दिशा की तरफ कौन जाएगा। देखिए, मीडिया का जो काम है मीडिया कर रही है, जांच एजेंसियां जब क्योंकि ईडी की संलिप्तता हो गई है तो ईडी जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगी, बेशक लेगी, क्योंकि वर्तमान में वो विधायक हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो विधायक खुद भी स्पष्ट कर गए कि आप छोटी मछलियों को छोड़िए, पीछे कहते हैं ना कि बड़े मगरमच्छ और बड़ी मछलियां इसके पीछे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि उनकी नियुक्ति से अभी तक का लेकर जो ये पूरी चीजों का खुलासा नहीं हुआ था, फिर इनकम टैक्स के छापे पड़ना शुरू हुए, उस छापे के बाद सौरभ शर्मा पर आकर ये मामला टिका। क्यों टिका? क्योंकि बड़ी मात्रा में सोना और कैश मिला। जब ये तमाम चीजें मिली तो अब सवाल हुआ कि पूरा फोकस कहां गया कि सोना और वो कैश किसका। अब पीछे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उसको अभी होल्ड किया गया, लेकिन इस चीज पर आकर रुके हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इसको तो निकालना ही है, क्योंकि जब ये निकल कर आएगा तो पीछे की और पहले की कड़ियां तो अपने आप खुल जाएंगी। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी बयान यदि दे रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी ये माननीय होंगे, चाहे दिग्विजय सिंह हो या प्रीतम लोधी हो। लेकिन हाँ, इनके बयानों को खास तौर पर गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से तमाम चीजों के बारे में कहा, उनको शायद खुद भी अपने पीछे के तमाम चीजों को देख लेना चाहिए था। नियुक्ति किसके समय पे हुई थी? आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? क्या आप लोगों को समय नहीं मिला? तो ये तो दिग्विजय सिंह को इस पे भी जवाब देना चाहिए, तो वो कुछ कहेंगे नहीं। अब मुझे लगता है धीरे धीरे जब प्रीतम लोधी ने एक नई कड़ी को जोड़ा है और पूर्व विधायक का नाम आया है, तब शायद हो सकता है दिग्विजय सिंह कुछ उपत कर और बोलने के लिए आ जाएं, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने तो बाटला एनकाउंटर होते से ही मोहन शर्मा की शहादत पे ही सवाल खड़े कर दिए थे। इसलिए दिग्विजय सिंह की बयानबाजी को लेके कोई भी उन्हें गंभीरता के से नहीं लेता। यहाँ तक कि जांच एजेंसी और उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी भी कई बार दिग्विजय सिंह के बयान पे कह चुके हैं कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह के बयानों को न कोई गंभीरता से लेता है न जांच एजेंसियां लेती है, लेकिन उनका काम हमेशा से ही रहा है वैमनस्य पैदा करना और
और जांच को किसी को भी भटकाना। और जहां तक बात करें प्रीतम सिंह लोधी की, तो प्रीतम सिंह लोधी पिछोर और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दबंग नेता माने जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास पुष्टि होगी, उनके पास पुष्ट जानकारियां होंगी। और पूर्व विधायक केपी सिंह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इनकी शुरू से ही कार्य प्रणाली संदिग्ध रही है। और जहां तक बात करें सौरभ शर्मा की, तो सौरभ शर्मा अभी जांच एजेंसियों की पकड़ में नहीं आए, लेकिन प्रीतम सिंह लोधी ने जो आरोप लगाए हैं सौरभ शर्मा और उनके परिवार पे, वो काफी गंभीर आरोप है। और कई ग्वालियर चंबल संभाग के लोग और पिछोर के लोग भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि प्रीतम सिंह लोधी जो कह रहे थे वो बात में कितनी सही है। लेकिन फिलहाल एक और बात नई सामने आई है कि सौरभ शर्मा के जो यहाँ छापे पड़े थे उसमें ये बात सामने आई कि भोपाल की एक यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी भी है और उनके कर्ता धर्ता यहाँ स्कूलों का संचालन भी करते हैं, बिल्डरशिप का भी काम करते हैं, और हाल ही में उन्होंने एक बड़े अस्पताल की फ्रेंचाइजी भी ली है। वहाँ भी सौरभ शर्मा के निवेश की जानकारी मिली है। और इसी के बाद सौरभ शर्मा ने एक अपने स्कूल में निवेश किया था, तो वो बिल्डर भी जांच के घेरे में है, क्योंकि न केवल सौरभ शर्मा एक पूर्व आरटीओ कर्मचारी बल्कि कई वरिष्ठ आईएएस लोगों का भी पैसा उस यूनिवर्सिटी में लगा है। वो बिल्डरशिप का भी काम करते हैं, इसके अलावा उनके स्कूल्स भी हैं और हाल ही में उन्होंने बड़े अस्पतालों की फ्रेंचाइजी भी ली है। तो जांच एजेंसियों के सामने एक नया खुलासा भी हुआ है और उसमें भी देखा जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने वहां तो पैसा नहीं लगाया है। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा, देश का एक जैसे बड़ा मुद्दा बन गया हो। और अभी सवाल देखिए जस का तस है कि कुबेर का खजाना किसका, कुबेर का खजाना किसका है। और क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम सिंह लोधी, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कुबेर का खजाना पिछोर के जो पूर्व विधायक हैं उनका है। उन्होंने जो कड़ियां जोड़ी हैं, जाते जाते वो एक ही बात स्वदेश न्यूज के मंच पर कहकर गए हैं कि 100 बात की एक बात, उस दिशा में जाइए तो आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जाहिर तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं इसे संज्ञान में लेंगी, जो मीडिया है जाहिर तौर पर एक दिशा उन्होंने दिखाई है, तो यहां पर भी हर पहलू पर पड़ताल करना बेहद जरूरी हो गया है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट्स आपको स्वदेश न्यूज पहुंचाता रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।